चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अवे टू सक्सेस बाय विवेक नायक में आपका स्वागत करते हैं। और हम पढ़ रहे हैं क्या? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी की बात हुई थी। कल कुछ क्वेश्चन हमने लगाए थे और आपसे बोला था लगा के आइएगा, यही कहा था ना। तो चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन ना लगे वो पूछ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ऐसे प्रथम पद 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित होते हैं। क्या होते हो? 6 से विभाजित। देखिए अब टेक्निक क्या है, 6 से विभाजित होते हैं, डी कितना हो जाना चाहिए? 6 हो जाना चाहिए, तभी तो। और ऐसे प्रथम 40 पद, तो पहला 6 से विभाजित होने का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सही है। ए बराबर भी क्या हो जाएगा? 6। 6 से विभाजित हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा? डी बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और कितने पद बोले हैं? कितने हो गए? ये हो गया ना। तो आगे क्या कहे हैं? धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करना तो सिंपल सी बात है। क्या क्या मिल गया हमको? फिर से देखिए कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 5.3 है। एक्सरसाइज है 5.3, क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्या मिल गया? ए बराबर 6 मिल गया, पहला 6 से 6 भाग दे जाएगा। डी बराबर कितना हो गया? 6 मिल गया। और एन बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। तो सर जी हम एन पदों का योगफल का एक सूत्र पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। यही है फॉर्मूला। रखो इसमें। यस 40 करोगे 40/2 हो जाएगा। सही है। n का मान 40 है भाई। कम से कम इतना दिमाग चलाओ। 2 इंटू कितना हो जाएगा? 6 प्लस n-1 39 हो जाएगा। 39 गुणे 6। सही है। किसी कोई दिक्कत? ये हो जाएगा डायरेक्ट उठाओगे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20। इसका काम हो गया खत्म। 6 दूना, अब 39 गुणे 6 कर दो। 6 9 54 को 4 5 हो गया। 6 18 18 5 हो गया भाई। क्या करो? 20 गुणे कितना हो जाएगा? 4 2 6 4 246 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितना आएगा इसका भाई? 6 दूना 12 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4 आ गया 4920। आंसर आ गया। यही हो गया आंसर आपका। कहा क्या था? बोला था कि ऐसे प्रथम 40 पद यानी n का मान 40 ज्ञात कीजिए जिसमें क्या हो जाए भाई? जो 6 से विभाजित होते हो। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 6 से विभाजित होने क्या हो जाएगी? 6 ही हो जाएगी। 5 तो विभाजित होगा नहीं, 6 ही विभाजित होगा, तो 6 हो जाएगा ए। और उसका डी क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा 6 से विभाजन दिया तो 6 समय समांतर हो जाएगा, 6 हो जाएगा डी। आइए सुन, इस तरह से आपका लग गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन बोलिए। उतारने की जरूरत नहीं है यार, करोगे सब सिंपल तो है। उतारते हो तो फिर घर जा करते नहीं। हाँ भाई बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो। बोलिए भाई। अब ध्यान दो। चौदह क्या कह रहा है कि 0 और कुछ है नहीं, बस लगाया नहीं तो तुम्हें पूछने पर एकदम उतर गए हो। क्या है भाई? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। ठीक है सर जी। 0 के बीच पहला विषम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, दूसरा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही हो रहा है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। विषम पद 49 होगा। 50 तो 2 से कट जाएगा, 49। तो सर जी हमको ए पता हो गया 1, और क्या क्या पता हो गया? डी पता हो गया कितना? 2। ठीक। और क्या पता हो गया? क्या पता हो गया? कहाँ एन पता है तुमको? एन पता है कहीं? एन पता है। क्या पता है? एन बराबर 49। ठीक है। तो अब एन बराबर क्या होता है? 49 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। यही ना भाई? एन की वैल्यू यहां से निकालेंगे। क्या करें? 49 हो जाएगा। और ये ए कितना है भाई? 1 है। प्लस n-1 डी कितना है? 2 है। यही ना है? इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 48। 48/2 इक्वल टू n-1 24। यानी n-1 क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा 24। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? n की वैल्यू आ गई आपकी 25।
ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं भाई, संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो योग ज्ञात करने फिर क्या, वही फार्मूला, यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन आपको पता हो गया, डी आपको पता हो गया, ए आपको पता हो गया, निकाल लीजिए, काम खत्म हो। सही है, दिमाग चलाओगे तब तो यार, लगाओगे है नहीं घर पे जाके। हटाएं, चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछिए। अगला क्वेश्चन लगाया ही नहीं है तुम लोग, पूछोगे कहां से, सीधी बात तो ये है। हाँ जी, 20 लट्ठों के एक ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले वाले में 19 लट्ठे, उससे अगले वाले में 18 लट्ठे, ठीक है ना। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे जाएं कि ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। हाँ जी सुनिए, क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तुम्हारा क्या सीरीज दे दी गई, कौन सी सीरीज दे दी गई है। पहला पद हो जाएगा तुम्हारा 20, दूसरा हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 17। यही हो रहा है ना, पहले वाले पंक्ति में 20, दूसरे वाले में 19, तीसरे वाले में 18, उसके बाद 17, फिर 16, फिर डॉट डॉट डॉट, यही हो रहा है भाई। तो सबसे पहले क्या है, ए का मान कितना हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। डी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अरे भाई अब -1, सॉरी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा डी का मान, ठीक है। अब सर जी ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यन निकालना है। क्या निकालना है, यन निकालना है, ठीक है भाई। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, कितना बोले हैं, कितने लट्ठे होंगे, कुल कितने लट्ठे हैं, यानी पूर्व का योगफल, यानी यन बराबर दे दिया है। यन बराबर कितना दे दिया है, 200, यही दिया है। अब देखिए क्या करेंगे भाई, यन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ ए का मान भी है, डी का मान भी है, और इसका मान कितना है 200। सर जी ये एक समीकरण बन जाएगा, कौन सा, द्विघात समीकरण। क्या बनेगा, द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 400। अब देखिए भाई, दो ए का मान कितना -1 है, तो यन हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, सही है। अरे एक मान कितना 20 है ना, एक है 40 है, सॉरी ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा प्लस n-1 इंटू -1, यही है। चलिए भाई अब गुणा करिए इसका, यन को बाहर रहने दीजिए, पहले इसको 40 करिए, और ये हो जाएगा -n, इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा -n, ये हो जाएगा +1, सही है, कोई दिक्कत। अब यन का अंदर गुणा कर देंगे, यही करेंगे भाई ना, करिए यही, हो जाएगा 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n, इसमें से इसको घटा दो 39n हो जाएगा। हाँ तो सर जी क्या हो सकता है, पूरा एक तरफ कर देंगे, एक तरफ, तो क्या क्या हो सकता है, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 39n और कितना है +400 बराबर 0। अब यहां से n का मान आप निकालेंगे द्विघात समीकरण को हल करके। आगे बात समझ में, अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, नहीं उतारना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ है नहीं, n का मान आ जाएगा। और क्या बोला है भाई, और सबसे ऊपरी पंक्ति में और लास्ट का यानी an भी निकालना है। क्या निकालना है, an, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान यहां से आप निकाल लेंगे, उसी से n-1 रख देंगे, d की वैल्यू आपको दी गई है, a की वैल्यू दी गई है, an भी आपका निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया कि नहीं आया, हो गया। तो इस तरह सर जी आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, क्या, समांतर श्रेणी। क्लियर होगी बात, चलिए अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या भाई, त्रिभुज, किसकी बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग, त्रिभुज कहते किसे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइंगल, परिभाषा पता है किसी को त्रिभुज की। हाँ जी, अरे बोल दो भाई, पता है कि नहीं पता है, हाँ
अरे एक सुना था शायद हमने, ऐसे ही कहा जाता है क्या कि 3 भुजाओं से बंद आकृति या घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ऐसा ही कुछ था। बड़ी बुरी स्थिति आप लोगों की, बहुत नुकसान है, इसको याद रखो, बहुत ज्यादा नुकसान है, एक अक्षर नहीं आता। चलो ठीक है, हमारा काम है भाई, हमको पढ़ाना ही है। चलिए, तो त्रिभुज में आपको क्या पढ़ना है, समरूप आकृतियां, मतलब समरूप आकृति जिसका रूप समान हो, लेंथ और साइज की बात नहीं, जिसके रूप समान हो। कैसा, अगर मान लो, हटाए इसको भाई, इसको हटा रहा है। अगला चैप्टर क्या, चैप्टर नंबर 6 है आपका, हाँ चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की बात की, ट्राइंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चैप्टर 6 है नहीं ना भाई। चलिए, तो सबसे पहले ट्राइंगल का परिभाषा क्या था, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यही है भाई, सीधी बात है, और इसमें बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ये 3 भुजाओं से घिर गई, ये बंद हो गई, इसलिए त्रिभुज हो गया। ठीक है, इतना ही है और कुछ है नहीं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, समरूप आकृतियां, मतलब जिसके रूप समान हो सकता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बराबर हो सकता है एंगल बराबर हो, या कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक समान दिखेगा। जैसे हम 2 पेन उठाते हैं तो कहते हैं ये पेन इसके बराबर है, एक ही तरह दिख रही है, कहते हो ना। अरे 2 शर्ट एक जैसे सिला लेते हो, कहते यार मेरी जैसे शर्ट पहना, कहते हो नहीं कहते, तो समरूप हो गई ना। तो वही बात है, समरूप का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहे। समरूप, समान रूप वाला, जिसका रूप क्या हो, समान हो, कहलाएगा समरूप। ठीक है ना। चलिए आइए, एक बात याद रखिएगा, कक्षा 9 में आपने सर्वांगसम की स्थिति पढ़ी थी, पता नहीं पढ़ी थी कि नहीं, लेकिन भाई यहाँ थोड़ी चर्चा है, बता दे रहे हैं। सर्वांगसम में क्या होता है कि तीनों भुजाएं या तीनों कोण बराबर होना चाहिए, लेकिन समरूप में ऐसा नहीं। जैसे मान लो, समरूप का मतलब क्या, उसी कपड़े का शर्ट तुम सिलाए, उसी कपड़े का शर्ट हम सिलवा लिए, तो तुम्हारा साइज छोटा होगा, हमको बड़ा होगा, लेकिन शर्ट तो समान है, तो साइज उसका मैटर नहीं है। मतलब ये कि एक जैसा दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। ये नहीं मैटर है कि नहीं हमारा हाथ लंबा है तुम्हारा छोटा है तो नहीं नहीं शर्ट गड़बड़ है हमारी से, नहीं नहीं, अगर कलर सेम है तो मतलब सेम है, दिखने में समान होना चाहिए, रंग के आधार पर, रूप के आधार। अब ऐसा नहीं कि हमारी लंबाई उतनी तुम्हारी लंबाई उतनी हो, नहीं, तो अलग कुछ भी हो सकता है, समान कुछ भी हो सकता है। आइए देखेंगे आगे तो चीजें समझ में आएंगे आप। चलिए, इसमें कुछ है नहीं, सीधा सीधा क्या कहा है आपको कि सबसे पहला तो एक काम आपका जिम्मे क्या है भाई, एक काम आप करेंगे क्या, ईमानदारी से जाएंगे और शुरू से इसको पढ़ जाएंगे, भूमिका से लेके कुछ है नहीं, ना कुछ इसमें सॉल्व करना है ना कुछ करना है, सिर्फ क्या करना है आपको एक बार पढ़ लेना। पढ़ने से क्या फायदा होगा कि जो इसमें छोटी छोटी चीजें वो आपको समझ में आ जाएंगी। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मैंने बता दिया समरूप क्या होता है, लेकिन जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो जो आपका पीछे रिक्त स्थान की पूर्ति दिया है आपके पहला ही इसमें आपके, ठीक ना, पहला सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। हाँ भाई, सर्वांगसम होते हैं। अच्छा चलो भैया, बहुत बढ़िया बोले तुम। अच्छा ये बताओ क्या इसके सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है पता है, हाँ बोलो बोलो, जो आता है बोलो। समान दोनों बार, सर्वांगसम मतलब जिसके सारे अंग समान हो, सर्व अंग सम लिखा गया है, 3 शब्द है, सर्व अंग और सम, तीनों से मिलकर बना सर्वांगसम। संधि विच्छेद का अगर कोई मैटर आएगा तो भाई इतना नहीं आता हमको हिंदी, लेकिन बता दे रहे हैं ऐसा ही कुछ होता है। तो सर्व मतलब सभी, अंग मतलब जो उसके बॉडी पार्ट है, और सम मतलब समान, सर्वांग सम। तो क्या ये इसके समान है, समरूप है, क्यों, क्योंकि ये भी गोल है ये भी गोल है। अभी मैं समझाया तुमको, कहा कि लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं, मतलब क्या है कि दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, शर्ट की बात कर रहा हूं। तो वैसे ही ये दोनों समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं है, इसलिए सभी त्रिभुज समरूप मतलब सर्वांगसम नहीं हो सकते, कुछ छोटे बड़े भी हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, समरूप। आगे बात समझ में, पहले में आपके हो जाएगा समरूप, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, सभी वर्ग समरूप हो सकते हैं भाई,
सभी वर्ग, जैसे एक में से मान लो ये दो दो का हो गया, एक हो जाएगा ये चार चार का हो गया, तो दोनों सर्वांगसम है? नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये इसकी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की है, इसकी 2-2 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर होंगे? नहीं, लेकिन दिखने में समान होंगे, क्योंकि ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग, इसलिए समरूप है, समान रूप। जैसे कहते हैं लोग, कहते हैं कि प्रभु के कैसे हिंदी में कहावत है क्या, चरण कमल बंदो है रहे, मतलब जिसका चरण जो पैर है वो कमल के समान। तो ऐसा नहीं कि जो पैर कमल हो गया, नहीं, समान, समरूपता की बात की जाती है। अलंकार रस पढ़े हो गया यार थोड़ा बहुत तुम लोग, अब इतनी हिंदी थोड़ी पढ़ाएंगे हम। तो समान, जब समानता की बात आए तो वहां समरूप आ जाता है। समान, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब क्या कि अगर जो प्रभु के चरण हैं वो किसके समान है? कमल के समान सुंदर है, समरूपता दिखाई गई है। तो इसी तरह से ये इसके बराबर नहीं है, इसके समान, मतलब इसके रूप का है। एक जैसे, जैसे फोटो देखते हो तुम, तो यार हो इतने बड़े इतने छोटे फोटो में आ जाते हो, आ जाते हो नहीं आ जाते? मोबाइल में फोटो में आ जाते, तो क्या तुम इतनी लंबाई फोटो में भी आ जाती है? नहीं आती है। मतलब क्या, तुम्हारे समान एकदम है, तुम्हारा ही चेहरा है, तुम्हारा ही चेहरा है, लेकिन लंबाई चौड़ाई छोटी उससे मतलब नहीं है, समरूप है। जिसका रूप फोटो में भी तुम्हारा रूप वही है, सामने भी तुम्हारा रूप वही है, तो समरूप होता है। अंग की बात नहीं, वो सर्व अंग सम होता है, यानी सभी अंग समान हो। और ये समरूप, यहाँ सिर्फ चेहरा दिखे कि कैसा है, यहाँ छोटा बड़ा मोटा नाटा इससे मतलब नहीं, दिखना चाहिए कि दोनों क्या है, समान। तो देख के क्या लग रहा है, ये इसका भी चेहरा वही, इसका भी चेहरा है, दोनों समरूप हो गए। आई बात समझ में? ये होती है समरूपता। अब सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समबाहु होते हैं या समद्विबाहु होते हैं? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कब? जब क्या हो जाए, समबाहु हो जाए या समद्विबाहु। तो समबाहु होंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या हो जाए, समान हो जाए, किसी तरह से देखो कि बराबर ही दिखेगा। अब समद्विबाहु है तो मान लो क्या भाई, समझो बात को, क्या कहना चाह रहा है। मान लो समद्विबाहु है तो यानी इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। लेकिन क्या हो जाए, अब इधर से देखना शुरू करें तो एक छोटी बड़ी हो जाएगी, हो सकता है हो जाए, ठीक है ना। इसलिए जो समबाहु होगा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, वो क्या हो जाए, समरूप हो जाए। देखो एक चीज, सर्वांगसम समरूप हो सकता है, जिसके सारे अंग समान हो समरूप हो जाएगा, लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता। इस चीज को बहुत बड़ा अंतर, इसको याद रखना हमेशा। अगर कहीं दे कि क्या सर्वांगसम समरूप है, तो कहोगे हाँ सर्वांगसम समरूप है, लेकिन कहते समरूप सर्वांगसम है तो कहोगे नहीं, क्योंकि समरूप छोटा बड़ा भी हो सकता है। आएगा समझ में? चलिए, इस तरह से अब निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृति बनानी है तो क्या करना होगा, एक छोटी बना दो एक बड़ी बना दो, ठीक है, हो जाएगा समरूप। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है तो क्या करना है यार, एक त्रिभुज बना दो एक चतुर्भुज बना दो, दोनों एक समान है नहीं, बस बात खत्म, यही करना है। क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज में समरूप है या नहीं। हाँ जी, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, भाई देखने से लग रहा है कि समरूप नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गई, क्लियर होगी बात। तो इस तरह से सर जी आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म, यही करना था आपको, समरूप निकालना था। तो एक्सरसाइज 6.1 आपकी खत्म हो गई समरूपता निकालने में। अब आपको अगला जो पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, त्रिभुजों की समरूपता, यानी त्रिभुज किस तरह से समरूप है। समरूप और सर्वांगसम में अंतर समझ में आ गया। क्या है कि सर्वांगसम समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की मैथ की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब आगे क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, जो नहीं आएगा फिर से पूछ लेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।